जय हिंद। आप सभी बच्चों को नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आप सबकी एक नई बैच की शुरुआत हो रही है जिसके अंतर्गत हम सब आने वाले कुछ महीनों तक आपके विषय भूगोल को कवर करने वाले हैं। इस कक्षा के अंतर्गत केवीएस पीजीटी के लिए आपकी ये कक्षा की शुरुआत आज से हो रही है, जिसमें हम सब भूगोल विषय को एक विस्तृत रूप में समझेंगे और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, समझ के उसके मुख्य मुख्य बिंदु के साथ ही साथ हम सब नोट्स भी क्या करेंगे, बनाते चलेंगे। जब हम सब बात करते हैं पीजीटी, है ना, टीजीटी नहीं, पीजीटी की जब हम लोग बातें करते हैं तो बड़ा क्लियर एक विज़न होता है कि सर पीजीटी के अंतर्गत इसका मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो हमारी सिलेबस रही है, इन सब की एक अच्छी विस्तृत रूप से आपके पास क्या है, नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ सर इन सब के बारे में, ठीक, इन सब के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक, आज कुछ चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके केवीएस वैकेंसी है अपकमिंग आने वाली है, जिसमें पीजीटी भी है, टीजीटी भी है और अन्य पीआरटी भी क्या है वैकेंसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। तो पीजीटी के अंतर्गत जो हम लोग भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं, विषय की शुरुआत कर रहे हैं, आज पहली कक्षा है। इस कक्षा में आज किसी विषय की शुरुआत नहीं करेंगे, चैप्टर्स की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन हाउ टू टैकल, है ना, कैसे हम लोग इस परीक्षा को टैकल करेंगे, इस परीक्षा मतलब इस विषय को, खास करके भूगोल विषय को, और किस तरह की इसका पैटर्न है, परीक्षा किस तरह से आयोजित कराई जाएगी और इसके कितने सारे सेक्शंस बटे हुए हैं, पेपर कितने सारे इसके हैं अलग अलग, और किस पेपर में कितना वेटेज है, कौन कितना वेटेज रखता है, सभी चीज़ों को आज विस्तृत रूप से पहली क्लास में समझेंगे। फिर हम लोग पीजीटी के सिलेबस के ऊपर आएंगे, विषय सूची के ऊपर, कि ऐसे कौन कौन सी विषय पाठ्यक्रम है जो हमें अगले 1 महीने 1.5 महीने, जितना जब तक चलेगा क्लास, जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, एक विस्तृत रूप में समझेंगे। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है लास्ट ईयर का और अपकमिंग जो आने वाले हैं, अगर आप देखेंगे तो भूगोल विषय में लिखा होता है एनसीईआरटी, कि एनसीईआरटी का जो बेस है वो पूछा जाएगा, प्लस आपके ग्रेजुएशन प्लस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में जितनी सारे आपने अध्ययन किया है भूगोल को, उसी भूगोल से संबंधित प्रश्न आपके पीजीटी में पूछे जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। मुद्दा ये आता है कि सर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका आधार क्या होगा, कैसे कैसे चीज़ों को हम बाइफकेट करेंगे, किन किन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस्ड करना पड़ेगा, क्या एनसीईआरटी का इसमें योगदान होगा, तमाम तरह के प्रश्न आपके मन में आएंगे और आपको दुविधा भी पैदा करेंगे कि हाँ सर हम क्या करें, हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो इस तरह की सभी समस्याओं का आज इस क्लास में आपको समाधान मिल जाएगा। फिर मन में एक बहुत बड़ा जो प्रश्न होता है आप सभी को, खास करके जितने सारे विद्यार्थी हैं सबके मन में आता है कि सर इतना कर लेंगे तो हो जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और साथ ही साथ ये भी है कि सर इसके बाद हमें क्या बाहर के कोई रिसोर्सेज पे अपडेट मतलब डिपेंड रहना है, क्या हम बाहर की किसी बुक्स को पढ़े, क्या हम अनदर नोट्स को पढ़े, तमाम तरह के बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं, खास करके इन्हीं सब चीज़ों पे, कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं अगर हम इतना पढ़ ले तो पर्याप्त है हमारे परीक्षा के लिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारी दुविधाएँ हैं हमारे सभी प्यारे-प्यारे विद्यार्थियों के अंदर। तो आज सभी दुविधाओं का समाधान आपको इस क्लास में मिल जाएगा, ठीक है? पहले चलते हैं सिलेबस के ऊपर, पाठ्यक्रम के ऊपर, पाठ्यक्रम को समझते हैं। व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशंस, कैसे पैटर्न्स हैं एग्ज़ामिनेशन के, क्या-क्या चीज़ें पूछे जाएँगे, कैसे-कैसे पूछे जाएँगे, जो पूरे 4 पेपर हैं, कैसे-कैसे पूरे बाइफरकेट्स हैं आपस में, नंबर्स कितने का है, टोटल एग्जामिनेशन का जो सिनेरियो है कितने नंबर का होगा, कितने घंटे का होगा, माइनस मार्किंग को लेके ऋणात्मक जो नंबर्स होते हैं काटे जाते हैं उसको लेके सभी तरह की चर्चा आज इस क्लास में कर लेंगे, जिससे जब क्लासेस आपका एक पूरी तरह से रेगुलर चलने लगे तो आप लोग के माइंड में ये बैठ जाए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के जो तरीके हैं वो पहली क्लास में बता दी गई है।
ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केवीएस टीचर्स की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए ये भूगोल विषय जो लोग होंगे, जो स्पेसिफिक विशेष भूगोल विषय के अंतर्गत हैं, उनके लिए ये कक्षाएं होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो इतिहास वाला है और जो पॉलिटी वाला है ना, और जो अनदर अर्थशास्त्र वाला है वो भी ये कक्षा कर लेगा, नहीं करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें हम पढ़ाएंगे नहीं। हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? भूगोल विषय। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आज के समय में कई सारे विद्यार्थियों के मन में ये होता है कि जब पेपर आप देखोगे ना, पेपर में धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। हो सकता है कि अभी जो नोटिफ़िकेशन आएगा, हो सकता है एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में भी हो सकता है मे भी चेंजिंग आ जाए, है ना? सिलेबस में चेंजिंग नहीं आएगा, सिलेबस जो एनसीईआरटी का है वो तो रहेगा, ठीक है? जैसा इन्होंने बोला है कि 9 से 12 तक का है, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ कि ये पूरा चैप्टर कहाँ-कहाँ से है ना? अगर आप इन केस ज्योग्राफ़ी एनसीईआरटी के थ्रू पढ़े हैं, हिंदी माध्यम में बुक्स वगैरह आती है एनसीईआरटी की, तो अगर आपके पास है और आप चाहते हैं कि नहीं सर हम और डेप्थ नॉलेज लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रिविज़न कर ले, तो आज आपको दिख जाएगा पूरा कि एनसीईआरटी की कौन-सी बुक्स में, कौन से चैप्टर्स में, कौन-कौन से चैप्टर्स पढ़ना है कि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करते हैं अर्थ के बारे में या डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं ओशन के बारे में बात करते हैं, तो हम एनसीईआरटी की कौन सी बुक्स को पढ़ें, कौन से चैप्टर्स को पढ़ें, कौन से क्लास के चैप्टर्स को पढ़ें, ये पूरा खाका हम आज आपको दे देंगे। ठीक है? बड़े इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाली है आज की कक्षा में, और इतना ध्यान रखिएगा, जब प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, आप सब हमसे और हमारी आपकी एक मुलाकात होती रहेगी और एक यात्रा पे हम लोग चलेंगे अगले 1 से 2 महीने के लिए, हम सब साथ में होंगे। तो उस यात्रा का आनंद लेने में तभी आपको अच्छा लगेगा जब आप उसको भली-भाँति से उस यात्रा को समझ पाएँगे कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, और उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मतलब आपको परीक्षा अगर उत्तीर्ण करनी है, कहीं अगर आपको जाना होता है, तो आप प्लान करते हो कि यार आज माँ वैष्णो का दर्शन करने जाना है जम्मू कश्मीर, तो एक प्लान होती है कि इस डेट को निकलेंगे, ऐसे-ऐसे करेंगे, ट्रेन बुकिंग करेंगे, तो वैसे ये भी आपका एक प्लान है लाइफ़ का कि केवीएस में हमें इस लेवल पे जाके अध्यापक बनना है। तो एक प्लान तैयार करिए खुद से, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भूगोल विषय, इसको उस प्लान पे इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है? कि अगले 2 से 3 महीने तक हम सर के संग रहने वाले हैं। प्रतिदिन जो भी सर चीज़ पढ़ाएँगे, उस चीज़ को पढ़ेंगे और दूसरा कॉपी एक और बनाएँगे, जिसमें हम उसको अभ्यास के तौर पे डेली अभ्यास भी करेंगे। ठीक? अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने गंतव्य जो स्थल है या डेस्टिनेशन है, वहाँ पहुँचने में 100% किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। खुशी-खुशी आप पहुँच जाएँगे, जैसे माँ वैष्णो के यहाँ पहुँच जाते हैं माता रानी के यहाँ। है ना? चलिए, इसी उम्मीद से क्लास की शुरुआत करते हैं कि आप मेरी बातों को मानेंगे, दिल से लेंगे और मेहनत से पढ़ाई करेंगे। तो केवीएस में है, हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको? पीजीटी, ज्योग्राफी। है ना? भूगोल को हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले वे ऑफ पैटर्न्स को देखते हैं कि व्हाट इज़ द पैटर्न्स ऑफ एग्ज़ामिनेशंस, कैसे पैटर्न्स है एग्ज़ामिनेशन के लिए, कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएँगी। ठीक? तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ को समझते हैं कि ये जो पूरा पीजीटी का पेपर है आपका, है ना? जियोग्राफी की, ये बेसिकली कितने मार्क्स का पहले है ये समझिए। 180 क्या है? नंबर का है। ठीक? 180 नंबर के बाद टाइम अगर पूछा जाए कि सर टाइम कितना मिलेगा इसमें, तो ये 3 घंटे मिलेंगे। क्या सर इसमें माइनस मार्किंग है, नेगेटिव? तो इसमें नेगेटिव नहीं है। एक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप बोलोगे अरे सर कितना अच्छा है सर, बेहतरीन है ये तो। ये तो बहुत अच्छा है सर। कितने सारे पेपर होंगे उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, एक-एक करके सब कुछ पे चर्चा करने वाले हैं कि पेपर्स कितने होंगे, सिलेबस क्या होंगे, एवरीथिंग वी आर डिस्कसिंग टू डू, और समझेंगे बड़े ध्यान-ध्यान से ये सब चीज़ों को, ठीक है? टोटल जो सिलेबस है ये कितने भागों में बटा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 4 भागों में क्या है, बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक? केवीएस, पीजीटी, ज्योग्राफी, ठीक है? अब इसको ध्यान से समझिएगा।
अगर हम इसके सिलेबस की बातें कर रहे हैं तो ये 4 भागों में क्या है, बटा पड़ा हुआ है। ठीक है, पेपर 1, ठीक, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर, ये 4 भागों में क्या है, विभाजित है, बटा हुआ है। बड़ा आसान है, पता है, पेपर टफ नहीं है। मैं एक चीज बहुत क्लियर आपको बता दूं कि इस पेपर को अगर उत्तीर्ण करना है और आपने एक स्ट्रेटजी बना ली है, एक रणनीति बना ली है, मैं आपको बता रहा हूं पेपर को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो पेपर 1 होगा, है ना, जो पेपर 1 होगा, इसमें क्या है, इस पेपर 1 में ध्यान रखिएगा 2 सब्जेक्ट्स आएंगे। एक आएगा आपकी हिंदी और एक आएगी इंग्लिश। ये होगा 10 नंबर, ये होगा 10 नंबर। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए टोटल कितना हो गया, 20 नंबर। इसका मतलब 20 नंबर का क्या होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी, जो कि आपके पेपर किस में आएंगे, एक के तहत आएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद एक और चीज़ें हैं बड़े इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपके पूछने की पूरी पूरी संभावना होगी। एक बार इसमें देख भी लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हम्म हम्म हम्म, चलिए, अब इसमें क्या आएगा, पेपर 2 में, पेपर 2 में जीके, जीएस, जीके लिख लीजिएगा, जीके और सीए, कंप्यूटर का आएगा प्रश्न। ठीक है, कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक, फिर आपके आएंगे रीजनिंग 5। ठीक, फिर आएंगे कंप्यूटर के प्रश्न, कितने होंगे, 5 नंबर। टोटल कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर टोटल जो है ना ये भी आ रहा है कितना, 20। कितने हो गए, 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए। 20 उधर 20 इधर, कितने हो गए टोटल, 40 हो गए। अब बचा कितना हमारा, 160। 160 में अगर चौथा तीसरा जो पेपर होगा वो कौन सा होगा, तीसरा जो पेपर होगा ये होगा पूरी तरह से पेडागोजी का। किसका होगा, पेडागोजी होगा। कितने नंबर का, 60 नंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 60 नंबर, 60 नंबर। और ये हो गया आपका 20 नंबर, है ना, 60 नंबर, 20 नंबर, 20 नंबर। और ये जो लास्ट वाला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये कितने का होगा, ये होगा आपका 100 नंबर का। कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का। अब आप सोचो इस पेपर को अगर क्लियर करना है तो कुल कितने नंबर के ये सब चीज़ें बन रहे हैं। अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है कि सर 100 नंबर, 160, टोटल हमें जो दिख रहा है ये 200 नंबर दिख रहे हैं। लेकिन यहीं पे चीज़ें अंत नहीं होती है, यहीं पे चीज़ें अंत नहीं होती है। अब इसमें क्या है, आपका इंटरव्यू भी है और क्या है, डेमो भी है। क्या है, इंटरव्यू के भी मार्क्स दिए गए हैं इसमें और डेमो के भी मार्क्स क्या है इसमें दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो वेटेज होगा डेमो और इंटरव्यूज का वो मान के चलिए 15-15% का होगा, 30%, और उधर चले जाइए रिटर्न एग्जाम वगैरह लेके 70%। 70 और 30 का रेशियो आपको क्या है इसमें देखने को पूरी तरह से मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको कि हाँ सर समझ में आ रही है, समझ में मेरी बातें आ रही है कि हाँ आ रही है। इसके बाद जो मेन चीज़ बचेगा वो है आपका इंटरव्यू, ध्यान रखिएगा। इंटरव्यू आपके हो जाएंगे 30 और डेमो हो जाएंगे
30। ठीक है, यही सब चीज़ें हैं जो आपके परीक्षाओं में बड़े आराम से क्वेश्चन बनेंगे। वेटेज ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेटेज क्या होने वाला है। तो मान के चलिएगा 70 और 30 का वेटेज होगा। मतलब क्या हो जाएगा कि रिटेन जो होगा, है ना, रिटेन का 70% होगा और फिर बाकी आपके इंटरव्यू प्लस डेमो मिला के 30%। मतलब 70 और 30 का आपको क्या है देखने को मिलेगा रेशियो। यही चीज़ें होंगी। अब आते हैं मुद्दे पे कि सर ये जो आपने बताया है पेपर के बारे में, अभी हम लोग सिलेबस भी देखेंगे पूरी तरह से। सबसे पहले मुद्दा आता है कि सर ये बताइए, यहाँ पे जो चीज़ है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मतलब हमें आराम से करना है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि सर कि पहली बात ये बताइए कि ये जो पूरा 200 नंबर हमें दिख रहा है, ये 200 में से हम कितना मिनिमम लाएं कि हम सेफ रहेंगे। हमें कितना लाना चाहिए, मिनिमम कितना लाना चाहिए। अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको एकदम सेफ स्कोर के लिए बोलूँगा 140 सेफ। जनरल में अगर आप आते हैं तो 140 प्लस एकदम सेफ हैं आप। मतलब 140 या 45 ले लीजिए, मान के चलिए 5 नंबर ऊपर नीचे लेके कि आप बिल्कुल सेफ हैं, एकदम सेफ हैं। इतना ध्यान रखिएगा। अब ये आएगा कैसे? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होता है बच्चों के अंदर कि सर ये आएगा कैसे? ठीक है, तो ये आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे साथ में। आप हमारे संग रेगुलर क्लास करेंगे, जब हम लोग क्लासेस एक वे में सीक्वेंस में करेंगे, चैप्टर्स को जब कवर करेंगे, है ना, तो उस चैप्टर्स को साथ ही साथ वहाँ पे एट द टाइम उससे किस तरह के प्रश्न भी बनते हैं उन प्रश्नों को भी हल करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि जब क्लासेस हम स्टार्ट करें तो केवीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, उन परीक्षाओं के प्रश्न पहले हम डिस्कस कर लें आपसे। मतलब कल की जब कक्षा होगी तो उसमें हम लोग प्रश्नों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके संग कि हाँ किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं, हमेशा लाइफ में याद रखिएगा कि जब आप कहीं जाना होता है, कहीं आप जाने के लिए सोचते हैं, तो सबसे पहले ना आप एक रणनीति बनाते हैं कि अगर हमें वहाँ जाना है तो हम कैसे जाएंगे, क्या क्या करेंगे। तो मतलब आपको पता नहीं है जाने के लिए, आपके पास सब कुछ है। आपको पता है कि मेरे को ट्रेन से जाना है, मेरे को फ्लाइट से जाना है, फिर वहाँ से ऐसे जाना है, वहाँ से ऐसे जाना है। दैट मतलब कि पूरा है, एनफ चीज़ें हैं आपके पास। लेकिन उससे पहले आपने उसको देखा, चेक किया, 4 लोग से पूछा कि कैसे हम वहाँ पे रीच करेंगे, कैसे हम पहुँचेंगे, है ना? तो इसका मतलब आपने क्या किया, उस चीज़ को एनालाइज़ किया। फिर आपने प्लान करा टिकट करने का, फिर आपने कहा कि चलो मेरे को जाना है। तो एज़ इट इज़ आपका पेपर भी तो है। अगर आप इस पेपर में बैठ रहे हैं तो सबसे पहला जो काम है, ये तो मैंने आपको समझा दिया पैटर्न। अब आपका यहाँ से कार्य स्टार्ट होता है कि पहले सबसे पहले अगर इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना है तो पिछले विगत वर्ष के क्या करिए, PYQS लाइए। मैं बता रहा हूँ, चाहे टीचिंग एग्जामिनेशन हो, चाहे कोई परीक्षा हो, अगर आप सच में उत्तीर्ण करना चाहते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका है PYQS को एनालाइज करना। जितने सारे बच्चे विगत वर्ष के प्रश्नों को देखते हैं और साथ ही साथ उसको एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसमें ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि किसका वेटेज कहाँ पे कितना है, किसका वेटेज कहाँ पे कितना है, और उसको बाइफकेट करते हैं कि हाँ ये वाला पोर्शंस में तो देख रहे हैं पिछले 2-3 साल के 4 साल के ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, चलो ठीक है इसको अलग कर दिए, ये मेरा तैयार है। सेकंड पेपर में देखते हैं, अच्छा ऐसा ये सब चीज़ें, अच्छा ठीक है इसमें हमें ये ध्यान रखना है, इसमें हमें ये ध्यान रखना है, हम इस तरह से कवर करेंगे, चलो ठीक है। थर्ड पेपर पेडागोजी है, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। चौथा पेपर भूगोल आता है, मतलब खास करके जो विशेष वाला। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वही होगा जो आप पूरे 100 प्रश्नों को देखेंगे। जब आप पूरी 100 प्रश्नों को देखेंगे तो आपको उसमें ना एक आइडिया लग जाएगा कि सर ये वाला चैप्टर क्लाइमेटोलॉजी है, क्लाइमेट के बारे में है, ये अर्थ डिसिप्लिन के बारे में है, सर ये ओशन के बारे में है ना, ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस के बारे में है। तो ये चैप्टर्स के इन प्रश्न को पूछा गया है, उसको आपने नोट डाउन कर लिया। ये 3-4 साल 5 साल के जब पेपर को आप देखोगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जब मिलते हैं डाउट सेशन में, जब जूम मीटिंग वगैरह होती है, उनको नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड व्हाट इज़, कैसे क्रिएट होगा, कैसे बन के आएगा। बस इतना एक फोबिया बना दिया जाता है कि पीजीटी लेवल का पेपर है तो बहुत टफ आएगा। नहीं आएगा मेरे भाई, एग्जामिनर भी जानता है, पेपर बना रहा है उसको भी ये बात पता है बहुत अच्छे से कि अगर 100 बच्चे हैं ना, तो इन 100 बच्चों में से केवल 25 से 30 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो रनिंग में हैं, पढ़ रहे हैं उसको। बाकी 60% विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा 5 साल पहले की हुई है, 7 साल पहले की हुई है।
टीचिंग एक ऐसा परीक्षा है जो इतना गैप दे देता है ना पढ़ाई के बाद। कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, कई सारे ऐसी महिलाएं हैं, कई सारी हमारी ऐसी बहनें हैं, भाई हैं, जो पढ़ाई के बाद गैप आ गया है। गैप कितना आया है? 2 साल, 4 साल, 5 साल का गैप है, और फिर वो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। एज कम है कि चलो हम तैयारी कर लेते हैं, कुछ की शादियां हो गई, तमाम तरह के दुनिया भर की समस्या सबके संग जुड़ी हुई है। तो जो पेपर बनाता है उसको भी ये बात भली भांति पता है कि टीचिंग एग्जामिनेशन है। तो पेपर के स्तर को, लेवल को बनाने के लिए उसके भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, ये आपको रीड करना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग विद एनसीईआरटी, है ना, अंडरस्टैंडिंग विद एनसीईआरटी, ये डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब डेप्थ में पढ़ाई करनी है ना, बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन डेप्थ में पढ़ते पढ़ते हम पूरी डेप्थ में एकदम नहीं चले जाएंगे कि सर हमारा मॉडरेट और इजी वाले प्रश्न को हम इग्नोर कर दें। यही प्रॉब्लम होती है सभी विद्यार्थियों के संग कि वो डेप्थ डेप्थ डेप्थ, सर डीप से डीप में पढ़ाइए, डीप से डीप में पढ़ाइए। अरे डीप से डीप में पढ़ के भी क्या करोगे? परीक्षा में जाओगे क्या 100% डेप्थ क्वेश्चन आएंगे, डिफिकल्टी आएंगे? फिर जब पेपर में जो स्टूडेंट्स बैठेंगे, जो एग्जामिनर पेपर बनाएगा, वो विद्यार्थी कहाँ गए? जिन्होंने कम पढ़ाई करी है, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन कर रहे हैं, जिसमें बहुत टैलेंटेड है वो तो निकाल लेगा, बाकी? तो ऐसा माना जाता है पेपर इजी टू मॉडरेट बनाया जाता है। कोई भी पेपर आप उठा के देख लो, लेकिन उसमें कुछ प्रश्नों को डिफिकल्ट डाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका 100 है तो मान के चलिए कि इसमें कम से कम 20 से 30 प्रश्न डिफिकल्ट लेवल के डालेंगे, या 20 प्रश्न तो 100% डिफिकल्ट लेवल पे डालेंगे। 80% के जो प्रश्न होंगे वो इजी टू मॉडरेट ही होंगे, पूरी तरह से डिफिकल्ट नहीं बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये 130 140 का जो स्कोर है ना, वो कोई पाएगा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाएगा, अंडर 100 आ जाएंगे सभी लोग। अगर लास्ट ईयर और उसके पहले का अगर आप देखो तो आपको दिखेगा कि सर 120 के ऊपर रहा है, 130 35 33 के समथिंग में है। ये क्यों जा रहा है? इसका मतलब पेपर ही इजी टू मॉडरेट है। आप इसी से अंदाजा लगा लो। अगर आप 200 में से 100 प्लस कर रहे हैं तो बहुत क्लियर है कि पेपर इजी टू मॉडरेट है, नॉट फॉर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्रश्न डाल दिए गए हैं कुछ, और वो कैसे होगा? वो रेफरेंस बुक से होगा, एनसीईआरटी से नहीं होगा। एनसीईआरटी आपको एक बेस देता है, आपको एक आधार देता है कि आप यहाँ पे क्या है, खड़े रहो, है ना, आप यहाँ पे क्या रहो, खड़े रहो, इस चीज को पकड़ो और इसके डेप्थ में लेके जाओ। तो वो डेप्थ में ले जाने के लिए हम हैं, आपको गहराई में हम ले जाएंगे, आपको रेफरेंस बुक्स हम आपको देंगे, क्लास में रेफरेंस हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ को कवर कराते हुए पढ़ाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कहीं अगल बगल सामने पड़ोसी का भी कोई किताब देखिए या नोट्स देखिए, कोई आवश्यकता नहीं है। हम नोट्स भी आपको बनवाएंगे, हम रेफरेंस एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ाएंगे, हम एनसीईआरटी भी पढ़ाएंगे। और आपके नोटिफिकेशन में लिखा क्या है कि भाई एक काम करिएगा, इस एग्जाम के लिए आप 9th से 12th तक की पढ़िएगा, है ना, 9th से 12th की क्या करिएगा, बुक्स पढ़िएगा, रेफरेंस, मतलब कहा है कि बुक्स पढ़िएगा। हम आपको कह रहे हैं, हम आपको रिकमेंड्स कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको रिकमेंड्स कर रहा हूँ, आप 12th से नहीं, आप 6th से 12th पढ़िएगा, है ना, आप 6th से 12th पढ़िएगा। क्यों 6 से 12 आप पढ़ेंगे? क्योंकि 6 से आप 6 7 8 ये तीनों तो है, 9 10 11 12 पढ़ना ही है। तो 6 7 8 का जो किताब होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होता है, एक आधार है, एक बेस है। अभी आपको दिखेगा, हम आपको एक एक चैप्टर को एनालाइज करके दिखाएंगे, किस चैप्टर से आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सी बुक से, एक एक चीज़ हम एनालाइज किए हुए हैं। पिछले जितने सारे आपके पेपर हुए हैं, मैं ऐसे नहीं आया आपके सामने, अगर खड़े हैं ना, आप भी अगर कहीं खड़े होंगे तो आप भी तैयारी से जाओगे ना कि अरे यार विद्यार्थियों को देना है, इनकी परीक्षा को उत्तीर्ण कराना है, तो ये मेरी जिम्मेदारी हो गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपकी परीक्षा को उत्तीर्ण कराने के लिए हम ऐसा क्या क्रिएटिव करें, क्या महत्वपूर्ण चीज़ों पर आप पे फोकस करें कि एग्जामिनर अगर क्लाइमेट से प्रश्न बनाएगा तो उसी किताब से बनाएगा, है ना, एनसीईआरटी से बनाएगा। और अगर थोड़ा सा हटता है, थोड़ा सा अगर वो डेप्थ में जाता है, तो वो डेप्थ वाले प्रश्न कैसे बनेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है आपको कवर कराना, है ना, आपकी नहीं है। आपने कोर्स ले लिया, खत्म, जिम्मेदारी मेरी पूरी आ जाएगी। तो पूरी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जब मैंने देखा पिछले 2-3 साल के प्रश्नों को, तो एक चीज़ निकल के आया कि यार ये तो सभी एनसीईआरटी के ईजी टू मॉडरेट वाले प्रश्न हैं। कुछ प्रश्नों को इन्होंने डेप्थ में दे दिया है, और मैंने ये भी निकाल लिया कि किस चैप्टर से, एनसीईआरटी फॉर एग्जांपल 10th है या 9th है, तो 9th के कौन से चैप्टर्स है, 1 2 3 7वां 8वां कौन सा चैप्टर है, हमें पढ़े कि हमारा कवर हो जाए। इस लेवल की एनालिसिस अभी हम आपको देने वाले हैं, ठीक है।
तो आशा करते हैं ये बात आप मेरी समझ पाएं, पैटर्न समझ पाएं अच्छे से। ठीक है, तो आशा करते हैं ये पैटर्न आपने समझा है। अब देखो कितना आसान है पेपर को क्लियर करना, ध्यान से समझिएगा। अब ये वाला जो पोर्शंस आप देख रहे हो, मैं ये मान के चलता हूं कि इस वाले पोर्शंस में 10 नंबर हिंदी है, सभी बच्चे 10 में से कम 8 से 9 क्वेश्चन तो करके ही आएंगे, है ना। 8 से 9। इंग्लिश में अगर 10 है तो आप मान के चलिए, हम मान चल रहे हैं, एवरेज लेके चल रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तो लोग करेंगे। ठीक, अब ये आता है 20 वाला, जीके जीएस है, करंट अफेयर वगैरह है। तो 10 में से आप मान के चलिए कि हम मानते हैं 5 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। रीजनिंग में आइए, बहुत इजी होता है, हम मान के चलते हैं 4 कर ले जाएंगे। और कंप्यूटर में 5 है, मान के चलिए 3 कर पाएंगे। तो 4 3 7 5 12। अगर 20 में से आप इधर 12 कर लेते हैं, देखो कितना आसान है पेपर क्लियर करना। 8 4 12, मिनिमम हम इसको भी लेते हैं 12। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अब पेडागोजी है, ये आपके ऊपर है, पेडागोजी आपके ऊपर है, आपके जो अध्यापक पढ़ाएंगे वो बताएंगे। बहुत आसान है, आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप एक अध्यापक सच में है, या फिर आपके अंदर एक अध्यापक के गुण है ना, और बच्चों को टैकल करने का तरीका है आपके अंदर, कि बदमाश से बदमाश बच्चा, अच्छे से अच्छा बच्चा, उनकी बुद्धि जो उनकी इंटेलिजेंसी है उसको किस तरह से हम समझ पाए, उनको किस तरह से हम कहीं सही दिशा में लेके आए, हमें क्या कैसा बिहेव करना चाहिए, ये सब चीज़ें पेडागोजी के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये बड़ा आसान हम मानते हैं। तो अगर 60 है तो आप मान के चलिए कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 60 में से सभी जितने सारे हैं 45 प्लस करके आएंगे। आप सोचो 45, 12 दूनी का 24, है ना, कितना हो गया, 5 4 9, और कितने हो गए, 4 2 6। तो अगर 60 80 में से अगर आप 65 से 70 नंबर ला रहे हो, समझो इन तीनों को मिला के अगर हम कह दे पेपर 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों को मिला दे तो टोटल हो गया 60 80। अगर 80 में से आप 65 प्लस कर रहे हैं, कितने में से, 80 में से अगर आप 65 प्लस कर जाएंगे, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग कर जाएंगे, है ना, गारंटी दे रहा हूं कि 65 प्लस यहां से कर जाएंगे, 70 के समथिंग में आराम से हो जाएगा। यहां पे अगर आप यहां पे कर रहे हैं, आता है ये। अब आप सोचो इसमें कितना चाहिए आपको, ज्यादा नहीं चाहिए। अगर 100 में से मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं उठाना, कुछ भी नहीं उठाना, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप देखोगे पेपर में हूबहू पूछा गया है। थोड़ा हल्के 360 डिग्री पे हम घुमाएंगे भी, कि क्या पता एग्जामिनर कहीं और बगल से पूछ दे तो आप आंसर दे पाएंगे। तो मान के चलिए कि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इस 100 में से 65 प्लस यहाँ से कर पाएंगे। अब कितना कर पाएंगे, 65 प्लस आप यहाँ से करके आएंगे। तो मिला जुला के जो नंबर बन रहा है वो 130 140 के समथिंग में जा रहा है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कराऊंगा पूरा 100, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग, होता है ना, विद्यार्थी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ाया, अगर उस तरह से आपने पढ़ा, प्रॉपर उसका रिवीजन किया, एक एक चीज को पढ़े, अच्छे से पढ़ते गए, यकीन बता रहा हूं, आप ये इस आंकड़े को क्रॉस करके आप 80 तक जाएंगे। आप 80 तक जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आप 80 तक पहुंचोगे, 80 प्लस करोगे आप। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ 10-12 ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत डिफिकल्ट होंगे। मैं पढ़ाऊंगा, जो बच्चा बहुत अच्छे से टैकल करना सीख गया, हमारी और आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बेहतरीन बैठ गई, तो यकीन मानिए आप उस चीज़ को 80 प्लस भी करके आएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, कर ले जाएंगे बेहतरीन तरीके से। एक बार और ध्यान रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से अगर उत्तीर्ण करेंगे ना, तो वो आपको हेल्प भी करेगा आपके इंटरव्यू में। जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वो मार्क्स आप उनके पास होते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा बच्चे ने पास करके आए हैं, 200 में से 180, इतना प्लस नंबर पाया है बच्चा, मतलब बच्चा बहुत टैलेंटेड है। तो पहले ही एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्लस पॉइंट है कि ज़्यादा नंबर आना। तो कोशिश करिएगा कि इसी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपका आ जाए, जिससे क्या हो, इंटरव्यू वाले में कोई दिक्कत आपको फिर नहीं आने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये तो बड़ा आसान चीज़ें हैं। इसमें करंट अफेयर वाले जो पोर्शन है देखेंगे, मैं आपको कवर करा दूंगा, करंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सभी टीचर अपना जो भी
क्लासेस लेंगे, वो सभी टीचर अपने तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा निभाएंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अंतर्गत क्या है, भूगोल विषय है ना, क्या है, जियोग्राफी है। तो ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल संतुष्ट रहिए कि आप आराम से अगर मेरे संग पढ़ रहे हैं तो 100 में 100 भी कर सकते हैं, लेकिन ये मान के चल रहे हैं क्योंकि सबके लेवल अलग अलग होते हैं, तो 80-85 आप करके आएंगे। ठीक है, तो ये था पैटर्न और ये तरीका भी हमने समझाया कि किस तरह से आप इसको टैकल करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग किस पे, सिलेबस के ऊपर। ठीक है, ये जो हमने आपको पढ़ाई है, ये देखिए सब कुछ यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आपके सामने दिख रहा है कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें 20 मार्क्स में क्या क्या आने वाला है। 10 इंग्लिश के होंगे, 10 हिंदी के होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। अभी जस्ट हमने आपको बता दिया इसके बारे में। उसके बाद क्या, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर्स, तीनों को मिला के है 10, 5, 5 मतलब 20 यहाँ भी हो गया। अभी जो पीछे हमने बताया वही ऑफिशियली नोटिफिकेशन में भी है। थर्ड पेपर में हमने आपको बता दिया है, थर्ड पेपर में क्या क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, मतलब जो बच्चे होते हैं, बच्चों के संग आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है, आप बच्चों को कैसे समझ पाएंगे, उनकी मानसिकता को कैसे समझेंगे। कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है, कोई मिसबिहेवियर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अध्यापक गुस्सा कर दे, अध्यापक उसको मार दे, ये अध्यापक अच्छे गुण नहीं होते हैं, है ना। फिर आप अध्यापक नहीं हैं। किसी भी विद्यार्थी के ऊपर हाथ छोड़ने के पहले हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी की आयु कितनी है, उसकी मानसिकता कैसी है, उसकी सोच इंटेलिजेंसी कितने लेवल पे है, कितना वो बच्चा सोच सकता है। हम इस लेवल पे उसको सोचते हैं कि हम जैसे हैं, हम ऐसे अच्छा नहीं लगा तो हम उसको डांट दें, हम उसको मार दें, नहीं। उस बच्चे को प्यार से समझाइए, वो ज़रूर समझेगा, है ना। प्रेजेंस ऑफ माइंड वगैरह सब कुछ मायने रखता है। तो 15 नंबर में आएगा अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, द लर्नर। फिर आता है टीचिंग लर्निंग, ठीक है, कैसे है गुण आपकी। और है आपका क्रिएटिंग, क्या लिखा हुआ है, कंडेंसिव दिख नहीं रहा है आपको, दिख रहा है, लाइटिंग साफ साफ दिख नहीं रहा है। लर्निंग एनवायरनमेंट है, और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीडरशिप 10 क्वेश्चंस है, और प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन या इन एजुकेशन। तो सभी इजी है, सब में कुछ भी नहीं है। इन सब में आप ध्यान रखिएगा, 40 में से हमें पता है सभी लोग 35 प्लस करके आएंगे, बहुत ईजी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये तो आपको हमने बता दिया, 20 में से आप सभी लोग 15 प्लस करके आएंगे, और इसमें भी 15 प्लस करके आएंगे। 15 15 30, 30 30 60, कम से कम 70 प्लस तो यहीं पे कर लिया। अब आता है मेन मुद्दा, ये है ना। अब क्या आता है मेन मुद्दा, ये क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पेपर 4, यही है 100 मार्क्स का, यही है आपका 100 मार्क्स का। लिखा क्या है, ध्यान रखिएगा, टेस्ट ऑफ 60 मार्क्स, डेमो टीचिंग 30 मार्क्स एंड द इंटरव्यू। मतलब डेमो बोल रहा है 30 मार्क्स का है, और इंटरव्यू क्या है, 30 मार्क्स का है। और इन सब का जो रेशियो है, इसने कहा है कितना है, 70/30। मतलब यह हो गया कि 70 आपका रिटेन होगा, और 30 आपका क्या होगा, इंटरव्यू प्लस डेमो। ये रेशियो होगा 70 और 30 का एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा। अब ये है पूरा सिलेबस जो अगले हम लोग को कम से कम मिनिमम 70-80 दिन, 90 दिन हम लोग को पढ़ना है साथ में। ज़्यादा ही जाएगा, कम नहीं जाएगा, 2-3 मंथ ही जाएगा। ठीक है, आइए एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखो, एक चीज़ बड़ा साफ साफ यहाँ पे लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा क्या लिखा हुआ है, जियोग्राफी subject specific syllabus included the concept of NCERT सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। मतलब एनसीईआरटी जो आपका सिलेबस वो बुक्स है, टेक्स्ट बुक है, ये वही कह रहा है कि आप वहीं से पढ़िए। क्लास 9th to 12th, मतलब इसने कहा है 9th से 12th तक की बुक्स को आप अगर एनसीईआरटी भूगोल पढ़ते हैं तो अच्छा है।
फिर लिखा है हाउएवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब ये कह रहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग होगा आपका क्वेश्चंस के संग, उसकी जो लेवल होगी वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे होगी, जो आपने अपनी पीजी की परीक्षा में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एमए इन ज्योग्राफी, तो जो एमए आपने ज्योग्राफी में किया हुआ है उस लेवल के प्रश्न यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि ये जो 100 प्रश्न आएंगे, है ना, ये सभी 100 प्रश्नों को ही एकदम डेप्थ में जाके दे देगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने लिखा है, लिखने का मतलब ये है कि अगर इन्होंने दे भी दिया तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि आपने लिखा था कि आप एनसीईआरटी का ही केवल सिलेबस के अंतर्गत देंगे, आप एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके नहीं दे सकते, है ना। तो जब एग्जामिनर ऐसे नोटिफिकेशंस आते हैं तो उसमें ये मेंशन कर देते हैं कि अगर हमने टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन भी दिया तो आप ऑब्जेक्शन मत कर पाना कि आपने लिखा था केवल एनसीईआरटी का, लेकिन क्वेश्चन आपने दिया इतने लेवल पे। तो इन्होंने इसीलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि जो डेप्थ होगी, जो गहराई होगी क्वेश्चन की, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे होगी, जो आपने एमए ज्योग्राफी में पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा है तो हम हैं आपको पढ़ाने के लिए, आप बेफिक्र रहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो चैप्टर्स हैं पहले ये देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। फॉर एग्जांपल अब कहता है जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन, क्या है, जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ज्योग्राफी को कह रहा है एज अ डिसिप्लिन। इसमें कह रहा है क्या चीज, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन एज द साइंस ऑफ द स्पेशल ट्रिब्यूटरीज ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। बहुत आसान है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में कहा जा रहा है। जब हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। अब आपके मन में एक प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छे से आएगा कि सर एक बात बताइए, ये तो यहाँ पे लिख दिया, अब ये एनसीईआरटी में कौन सी बुक को हम पढ़ेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन क्लास 11th की बुक उठाइए, क्लास 11th, है ना, की बुक है आपकी 1, क्या है, बुक 1, क्लास 11th की बुक 1 उठाइएगा, और उस बुक 1 में भी ध्यान रखिएगा चैप्टर कौन सा होगा, चैप्टर 1, चैप्टर 1 ध्यान रखिएगा। क्लास 11th की जो बुक आती है, ओल्ड वाली बुक उठाएंगे तो उसमें दिख जाएगा ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन चैप्टर 1, आप उसको पढ़ जाइए। ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो हम हैं पढ़ाने के लिए, आप बेफिक्र रहिएगा, हम उस चीज को पढ़ाएंगे और अच्छे से समझाएंगे भी। इसके बाद यहीं पे चीजें खत्म नहीं होगी, इसके बाद यहां पे आपको चाहिए बुक्स, है ना। कौन सी बुक होगी, रेफरेंस होगी। रेफरेंस का मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होगा, है ना, एडवांस लेवल होगा। तो उसके लिए हम आपको देंगे चीजें, हम जो आपको क्लास के दौरान जब क्लासेस प्रॉपर में चलेंगी तो एनसीईआरटी का पोर्शंस तो उसमें खाली टच करने के लिए होगा, बेस तैयार करने के लिए होगा, लेकिन उसकी डेप्थ जो एनालिसिस होगी वो हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। वही काम कर जाएगा रेफरेंस बुक की, एक्स्ट्रा बुक की। जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप लोग यूपीएससी में क्या करते हो, एनसीईआरटी पढ़ लिया कि बेस तैयार हो गया, उसके बाद अलग अलग स्पेक्ट्रम उठा लिया, अलग अलग बुक्स उठा ली, अलग अलग एडवांस बुक उठा ली और डिटेल में पढ़ते हैं। गिलानी वगैरह बहुत सारी बुक्स आती हैं, मैग्रा हेल की आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं, तो लोग ऐसा पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे उस लेवल पर नहीं पढ़ना है कि यूपीएससी लेवल पे सर हम जाए मैग्रा की उठा ले, हम जाए सर गिलानी की उठा ले, है ना, ये उठा ले, नहीं, इतना लेवल पे भी नहीं जाना है कि हाँ सर उस लेवल पे जाके हम पढ़े। लेकिन इतना है, आपके जो विगत वर्ष के प्रश्न हैं उस प्रश्नों को आधार मान के, ठीक है, उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठा के आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर अब आप सोचो, भूगोल आपके लिए भी सेम है, यूपीएससी के लिए भी सेम है, अलग है नहीं है ना। लेकिन यूपीएससी का नेचर ऑफ क्वेश्चंस बहुत अलग होता है, कॉन्सेप्चुअल्स होता है, आपका नहीं है इतना ज़्यादा, तो आप क्यों परेशान होंगे उस लेवल पे। मैं आपको या हर एक विद्यार्थियों को हमेशा यही समझाता हूँ, जब भूगोल विषय लिखा होता है ना तो विद्यार्थियों को लगता है कि पूरा भूगोल पढ़ना है। अरे नहीं नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा अपने आप को स्थिर किया करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए,
पिछले वर्ष के पेपर देखिए, पेपर कैसे बने हुए हैं, क्वेश्चंस हर एक पेपर से कैसे कैसे किस लेवल पे पूछा है, इजी है, मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट है। अच्छा, डिफ़िकल्ट भी है तो नेचर कैसा है, क्वेश्चन को किस तरह से बनाया गया है, क्या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल्स है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में है। ये सब जब आप रीड करना चालू करेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो बहुत टफ नहीं होता है, सब अभ्यास पे निर्भर करता है और मैं आपके लिए हूँ पूरी तरह से कराने के लिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है, अर्थ। क्या है, अर्थ। अर्थ में क्या पढ़ना है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशंस ऑफ अर्थ, है ना। अगर हम बात करेंगे कि पृथ्वी बनी कैसी है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें। ये इतना बड़ा है चैप्टर्स कि आप पूछो मत, पढ़ते पढ़ते आपको समय लग जाएगा 20 दिन की, 20 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, अगर आप बहुत लेवल पे पढ़ते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है अपनी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो इसको पढ़ाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम चाहते हैं कि अपने से पढ़े, तो आप इसको पढ़ सकते हैं द अर्थ को। एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा, है ना, ये भी एनसीईआरटी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12, क्लास 11, बुक 1, चैप्टर 1 पढ़ना है। वैसे है ओरिजिन, है ना, एंड एवोल्यूशंस ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस, कॉजेस, टाइप्स एंड इफेक्ट्स। ठीक है, क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या नहीं होते, ये सब चीजें पढ़नी है। किसकी, ज्वालामुखी का पढ़ना है, वोल्केनो के बारे में पढ़ना है, भूकंप के बारे में पढ़ना है, ये सब हम पढ़ाएंगे आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियनिक, ध्यान रखिएगा, एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, वैगनर्स कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्लेट टेक्टोनिक एंड द वैगनर्स डेप्थ, क्या है आपका, कॉन्टिनेंटल डेप्थ थ्योरी। और वैगनर के कॉन्टिनेंटल जो डेप्थ थ्योरी थी, इसको प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा संशोधित किया गया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्यों किया गया भाई, उन्होंने गलत क्या बोल दिया। जो बातें वैगनर ने कही वही बातों तो प्लेट टेक्टोनिक में भी कहा गया कि पृथ्वी ऐसे टूटी, पृथ्वी ऐसे हुआ, एक स्थल था, ये था, वो था। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है कि प्लेट टेक्टोनिक को लाया गया 1924 में और 1914 में क्या आया था, वैगनर की आई थी डेप्थ थ्योरी। तो क्या आवश्यकता पड़ गई उसको संशोधित करने का, हमें तो नहीं लगता करने का जरूरत पड़ता। मतलब क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ था। उन्होंने पूरी कॉन्सेप्ट अच्छा दी थी, ए टू जेड चीजें अच्छा दी थी, तब उन्होंने गलतियां कहाँ करी, उन्होंने क्या गलत चीज बोल दिया कि हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को लेके आना पड़ा। इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे विद फिगर, तब आप समझोगे कि तीन ऐसे बिंदु थे जिसपे वैगनर ने अपनी बात तो रखी सही, लेकिन तरीका गलत रखा। बात बिल्कुल सही है, डेस्टिनेशन बिल्कुल सही है, हमें जाना है जम्मू कश्मीर माता रानी का दर्शन करने के लिए। कुछ लोग दिल्ली होते हुए जाएंगे, कुछ लोग डायरेक्ट निकल जाएंगे फ्लाइट से। तो वैगनर ने बताया सेम, डेस्टिनेशन सेम, कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। प्लेट टेक्टोनिक में भी यही बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्लेट टेक्टोनिक डायरेक्ट पहुंच गया, वैगनर घूमते हुए पहुंचे, ये फर्क था। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, ये हम लोग कक्षा के दौरान जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे विद फिगर कि हाँ सर अगर कहाँ पे गलती हुई थी, किस मोमेंट्स पे गलती हुई है कि उन्होंने किताब में ऐसा लिखा और प्लेट टेक्टोनिक में ऐसा बोला गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है, ये 3 है। अब आएगा कि सर हम इसको एनसीईआरटी में कहाँ पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के जो बुक्स है, कौन सी है, क्लास 6 है। ठीक है, क्लास 6 है बुक्स आपका, क्लास 7th है और क्लास 11th है। क्लास 6, क्लास 7th, क्लास 11th। ठीक है, क्लास 6 की जो बुक्स है उसमें चैप्टर नंबर आप जाइएगा, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, है ना। क्या है, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में जाइएगा। ठीक, 7th में है आपका 1 और 3, नहीं 7th है ना, क्लास 7th में है द अर्थ। हाँ, चैप्टर नंबर 2 और 3, चैप्टर नंबर 2 और 3। और इसमें आप जाएंगे किसमें, 11th के बुक 1 में, बुक 1 में जाएंगे। और इसमें जो चैप्टर है वो चैप्टर आपके होंगे 2, 3 और 4। ये सब जो आपको बता रहे हैं ना, ये सब कनेक्टेड हैं आपस में। अब सोचो मैं आपको इतना तक बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी की किताब उठाइएगा, चैप्टर ये उठाइएगा, उसमें सब दिया है इसके बारे में।
पूरी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, द अर्थ अगर पढ़ना है अच्छे से तो एनसीईआरटी की बुक उठाइए, क्लास 6 का चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ जाइए, बहुत ईजी है, एक दिन में खत्म हो जाएगा 4 घंटे में। क्लास 7 की एनसीईआरटी उठाइए, चैप्टर 2 और 3 पढ़ जाइए। क्लास 11 की बुक 1 उठाइएगा, पहला है ना, उसमें चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 पढ़ जाइएगा, पर्याप्त है आपके परीक्षा के लिए। बाकी तो हम एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए हम हैं, ठीक है, चिंता मत करिएगा। फिर आइएगा क्या है, फिर आता है लैंड फॉर्म। क्या है, लैंड फॉर्म, भू आकृति वगैरह के बारे में होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक, है ना, प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, अपर्दन वगैरह जो होता है, मासेस, वॉस्टिंग्स, इरोजन्स, डिपोजिशंस, सॉइल फॉर्मेशन, ठीक है, लैंडफॉर्म एंड दियर क्या है, इवोल्यूशंस, ब्रीफ इरोजनल्स एंड द डिपोजिशनल्स फीचर्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो एनसीईआरटी के जो बुक्स है, एनसीईआरटी क्लास 6, ये कहाँ पे मिलेगा, एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर लैंड फॉर्म है ना, चैप्टर आपका आएगा 5वां और 6ठा, और उसके बाद ये और किस में देखने को मिलेगा आपको, एनसीईआरटी क्लास 8, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 2 पढ़िएगा, और फिर 11th की बुक 1 में चैप्टर आपको पढ़ना है 6ठा और 7वां, 6ठा और 7वां। ये सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सर हम एनसीईआरटी खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये बुक्स को उठा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी हम तो हैं ही आपको पढ़ाने के लिए A to Z चीज़ें, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, किस पे आते हैं, क्लाइमेट के ऊपर, है ना। अब किस पे आते हैं हम लोग, क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट सिंपल सी बात है, जलवायु वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे, जलवायु वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, एटमॉस्फेयर पढ़ना है, कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है, हमें ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्स पढ़नी है, वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ना है, सोलर रेडिएशन पढ़ना है, आइसोलेशंस पढ़ना है, ठीक है, इंसिडेंट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट्स, बजट ऑफ अर्थ, हीटिंग, कूलिंग, एटमॉस्फेयर, है ना, ये सब चीज़ें हैं। एटमॉस्फेयर करिकुलम्स पे हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी, बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे। तो इन सबको पढ़ने के लिए आपको क्लाइमेट की, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी जो बुक्स है वो है आपकी क्लास 6 की, ध्यान रखिएगा, क्लास 6 की चैप्टर 8 पढ़ेंगे, रेफरेंस हम आपको देंगे। क्लास 7th पढ़ना है आपको, क्लास 9th पढ़ना है आपको, 10th पढ़ना है आपको, 11th पढ़ना है आपको, 11th की बुक 1 और बुक 2 ये पढ़ना है आपको। 7th में जो पढ़ना है चैप्टर आपको पढ़ना होगा चैप्टर 1, 4, 5, 1, 4 और 5। 9th में जो पढ़ना है ये है आपका चैप्टर 9th, और ये पढ़ना है चैप्टर 3 10th वाले में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बुक 1 में जो पढ़ना है आपको 11th के बुक 1 में आपको चैप्टर है 8, 9, 10, 11 और 12। और बुक 2 में जो पढ़ना है वो है आपके चैप्टर, बुक 2 में कौन सा चैप्टर है बेटा, चैप्टर 4। कौन सा है, चैप्टर 4। तो ये है, आप सोचो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो चैप्टर तो बढ़ेंगे ना। तो क्लास 6 की अगर आप पढ़ेंगे तो चैप्टर 8 पढ़िएगा, क्लास 7 की चैप्टर 1, 4, 5, क्लास 9th की चैप्टर 9, क्लास 10th की चैप्टर 3, क्लास 11 बुक 1 की 8, 9, 10, 11, 12, और बुक 2 की ही चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, 4 पढ़ना है। अगर आप इतना करते हैं तो ये चैप्टर कवर होगा, लेकिन इसका डिफिकल्ट लेवल, एडवांस लेवल मैं क्लास के दौरान पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी में ये चैप्टर्स अगर आप जाओगे तो आराम से आपको क्या है, मिल जाएगा, ठीक है। फिर आता है क्या, वाटर, ये तो बड़ा इजी है ना, बेसिक है ना। ओशनोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, इसमें करंट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कोल्ड करंट, वार्म करंट, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड द सैलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, वेव, टाइड, करंट एंड सबमरीन, ये सब पढ़ेंगे। रिलीफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग हिंदी में ऊंचावच वगैरह कहते हैं कि ये कैसे बनता है, ऊंचावच पढ़ेंगे, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये आप कहाँ से पढ़ पाओगे, तो ये आप मान के चलो वाटर जो है क्लास 7th की एनसीईआरटी, क्लास 7th है, ध्यान रखिएगा, क्लास 7th की चैप्टर 5, 8th की और 11th की। 8th की बात करेंगे तो चैप्टर 2 में मिल जाएगा इसके बारे में, और 11th की बातें करेंगे तो चैप्टर 3 है और चैप्टर 4 है। ये पढ़ेंगे तो आपका कवर क्या हो जाएगा, वाटर। क्या कवर हो जाएगा, वाटर। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट वो चैप्टर आता है लाइफ ऑन द अर्थ, बायोस्फीयर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे, अदर ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटीज पढ़ेंगे एंड कंजर्वेशन पढ़ेंगे। अब देखो ये जो चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर में क्वेश्चंस जो मिलेंगे इसमें करंट भी मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। क्या मिलेंगे, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस को ऐड करके मिलेगा। फॉर एग्जांपल बायोडाइवर्सिटीज के ऊपर जो कोप होता है, कोप 16 का जो आयोजन है अभी कहां पे किया गया है, कोलंबिया में किया गया है ना। अब इसके बारे में डिटेल्स पूछ सकता है। बायोडाइवर्सिटीज क्या होता है, जीव जंतु पेड़ पौधे वनस्पति क्या होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। बायोस्फीयर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर एंड व्हाट डू यू मीन बाय बायोस्फीयर, क्या समझते हैं, क्या है बायोस्फीयर। हम जब जैवमंडल की बातें करते हैं, जैवमंडल हमने सुन लिया, जैव मंडल, मंडल मतलब क्या होता है, समूह ग्रुप, लेकिन जैव क्या है, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसके अंदर के आती क्या है। जब आप पढ़ोगे ना, मैं रियली बता रहा हूँ, आपको महसूस होगा कि अभी तक तो मैंने ये पढ़ा ही नहीं सर, सब चीज़ों को मैं अलग अलग करके पढ़ता था। ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक ही जगह पे पढ़ा जा सकता है, और वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। ये बायोस्फीयर जब आप पढ़ेंगे ना, तो वनस्पति और जीव जंतुओं को एक जगह ला के पढ़ना होता है, और हम विद्यार्थी बच्चे क्या करते हैं, उसको अलग पढ़ते हैं, उसको अलग करते हैं, उसको अलग करते हैं, उसको, अरे नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, एक जगह पढ़िए, सब आपस में जुड़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं डिटेल्स में, जब आपको पढ़ाऊंगा तो चीज़ें आपको मिलेंगी बहुत अच्छे से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वाटर हो गया। अब इंडल, फिजिकल इन्वायरमेंट, लोकेशन, स्पेस रिलेशंस, है ना, स्पेस रिलेशन, इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड क्या है, बहुत इजी है। ये जो चैप्टर्स हैं ध्यान रखिएगा। वाटर के बाद हो गया आपका लाइफ, ये भी पढ़ा दिया, लाइफ ऑफ अर्थ भी हमने पढ़ा दिया आपको अच्छे से। अच्छा, इसमें मैंने बताया ना, एनसीईआरटी लिख लीजिए कहाँ पे आएगा, एनसीईआरटी, ये काफ़ी लंबा है। क्लास 6 की एनसीईआरटी है, चैप्टर 8, ध्यान रखिएगा। क्लास 7 की एनसीईआरटी है, चैप्टर 1 और 6। क्लास 8 की एनसीईआरटी है, क्लास 9 की एनसीईआरटी है, क्लास 10 की एनसीईआरटी है, क्लास 11 की एनसीईआरटी है, क्लास 12 की एनसीईआरटी है। सोचो 6 से 12 तक पूरा पढ़ना है। 8th में जो पढ़ना है आपको, वो चैप्टर क्या पढ़ना है, 2 पढ़ना है, और 9th में पढ़ना है आपको चैप्टर 5 पढ़ना है, और फिर 10th में जो पढ़ना है वो है आपका चैप्टर 1 पढ़ना है, 11th में जो पढ़ना है वो चैप्टर 5 है, और ये 12th में है चैप्टर 1 और 6, ये है 5, 1 और 6। ठीक है, ये बुक 2 है, ध्यान रखिएगा। 11th वाली जो है ना वो बुक 2 है, और 12th वाली भी क्या है, बुक 2 है। सोचो पूरी चीजें हैं। अब लिखा क्या है यहाँ पे कि आपको 9 से 12 पढ़ना है, दिख कहाँ रहा है, 6 में भी है। समझ पा रहे हैं इससे, इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन होनी चाहिए। और मेरी बात मानिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी को मत छोड़िए, आप इजी इजी प्रश्न वहां से आराम से टैकल कर जाएंगे खुशी खुशी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आते हैं किस पे, फिजियोग्राफी पे। बहुत अच्छे से एनालाइज किया हुआ चीज़ें आपको मिल रही हैं, आपकी मेहनत है। आप लोग अगर मेहनत कर जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ आपकी केवीएस की पीजीटी भूगोल विषय के अंतर्गत 100% मैं बता रहा हूँ आप 140 करके आओगे। कितना करके आओगे, 140। नेक्स्ट आता है लाइफ ऑन अर्थ, ये हमने बता ही दिया। ठीक है, इंडिया, फिजिकल इन्वायरमेंट, लोकेशन, स्पेस रिलेशन, इंडियाज प्लेस इन द वर्ल्ड, विश्व में भारत की क्या स्थिति है, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये है आपका, इसको एनसीईआरटी में कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा एनसीईआरटी में,
एनसीईआरटी में क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, चैप्टर 7, और क्लास 9th की एनसीईआरटी है, और क्लास 12th की एनसीईआरटी है बुक 2, और 9th में पढ़ना होगा 1 और 2, और इसमें पढ़ना होगा आपके क्लास 12 की बुक्स जो है ना 2 का एनवायरमेंट लोग, हाँ चैप्टर 2 है ना, इसको पढ़ेंगे चैप्टर 2, ये कवर हो जाएगा। फिजियोग्राफी में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रिलीफ है ना, डिवीजन पूछेगा, ड्रेनेज सिस्टम पूरा हम लोग पढ़ेंगे, नदी के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर बेसिन, वाटरशेड, हिमालयन है ना, पेनिसुलर, बहुत इजी है ना। ये आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में 7th 9th और 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। 7th में चैप्टर है आपका 3 और 5, 9th में है आपका 2 और 3, और आपका ये है 11th का 2 और 3। ये बुक आपकी क्या है, ध्यान रखिएगा 2, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें आएगा। फिर बाकी हम पढ़ाएंगे क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ये भी चीज़ें आपको आगे क्या है पूरी तरह से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और फिर आगे भी है, बहुत सारे हैं, जब क्लास के दौरान हम आपको पढ़ाएंगे तो और भी चीज़ें समझाएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। अभी और भी चैप्टर्स हैं, ध्यान रखिएगा, हैज़र्ड, डिजास्टर है, फंडामेंटल्स ऑफ मैप्स है, टोपोग्राफी ऑफ वेदर मैप्स है, पीपल है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन सेटलमेंट्स है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। ये तो आपको 11th में भी मिल जाएगा और 12th में भी मिल जाएगा, है ना, ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। फिर क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है ना, क्या है, क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, ध्यान रखिएगा, कहाँ गया चैप्टर, हाँ, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, इंटरनेशनल ट्रेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें करंट की चीज़ें जुड़ के मिलेंगे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और आएगा जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम, क्लास 12th में ये मिल जाएगा आपको, क्लास 12th इंडियन ज्योग्राफी में मिल जाएगा, और आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में मिलेगा, है ना। तो ये सब बहुत इजी है, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशंस, है ना, ये सब जो चीज़ें होती हैं इसमें पढ़ना है। अर्बनाइजेशन, रूरल अर्बन, आपके क्या है, आपका माइग्रेशन वगैरह है, प्रॉब्लम है, स्लम बस्ती है, लैंड इरिगेशन है, तमाम तरह की चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि ये जो सिलेबस है आपका, ये पूरी सिलेबस बेस्ड ऑन योर एनसीईआरटी बुक्स फ्रॉम क्लास 6 to 12, ठीक है। ओनली अगर हम बोल दें कि अच्छा 9वीं से 12वीं तक का आप पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं जो सिलेबस में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको 6 से पढ़ेंगे ना, तो सोचो ना, क्लास 9वीं में जो चीज़ लिखी हुई है उसका बेस तो 8वीं 7वीं और 6ठी में होगा ना, तो क्यों ना हम छठे से ही पढ़ के खत्म कर ले। मात्र एक एक दिन का क्लास होगा, क्लास 6 खत्म, 7 खत्म, 8 खत्म। ये आप भी कर सकते हो, मार्केट से किताब लाइए, बैठ के घर में पूरा पढ़ना चालू कर दीजिए, देखिए कितनी आसान हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, हम हैं, हम हैं, हम पूरी तरह से इस चीज़ों को क्या कर देंगे, कवर करा देंगे, बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके सिलेबस, हमने आपके संग डिस्कस किया है, हमने आपको ये भी बता दिया है तरीका कि किस तरह से पेपर को क्रैक करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेंगी, किन किन बिंदुओं पे हमें फोकस करना चाहिए। जाते जाते एक ही बात हम आपको बोल के जाएंगे, क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगी आपकी प्रॉपर वे में, है ना, रेगुलर क्लासेस आपकी चलने वाली है। आपको करना कुछ नहीं है, रेगुलर क्लास में लाइव आनी है, जो चीज़ क्लास में आपको पढ़ाई जाएगी उसका प्रॉपर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, और उसको क्लास में हर दिन आने के पहले एक बार रिवीजन के तौर पे देखते आइएगा, जिससे कम से कम आपके जो डाउट हो, आपके जो क्रॉस क्वेश्चन हो, एट द टाइम हम लोग क्लास में उसको डाउट क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिससे हम अगले चैप्टर्स को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, अगले बिंदु को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हर एक पहलू आपस में जुड़ी होती हैं। तो अगर कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो उसका पिछला जो चैप्टर्स होता है ना, वो कहीं ना कहीं रेफरेंस होता है उस चीज़ को समझने के लिए। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप जब भी क्लास में आइए तो पिछले वाली चीज़ को थोड़ा पढ़िए, पढ़ेंगे तो डाउट्स आएगा, डाउट क्लियर करने के लिए हम हैं, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे मेरे लिए अच्छा है, हम आपको लेके और डेप्थ में जाएंगे, है ना। तो सहयोग बराबर बराबर होगा, तभी हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे अगले 2 महीने में, 3 महीने में, ठीक है।
इसी आशा और उम्मीद के संग आज की कक्षा को यहीं पर स्थगित करते हैं। एक ओरिएंटेशन क्लास था जो कि हमने बताया है कि अगले हम लोग 50, 60, 70 दिनों में किस तरह से इसको कवर करेंगे। मिनिमम 70 से 80 क्लासेस आपकी चलेंगी, मिनिमम। हो सकता है ये 100 प्लस भी जाएंगी, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। इतना होगा कि आपको कोई भी रेफरेंस बुक नहीं देखना है, कोई एनसीईआरटी एक्स्ट्रा नहीं देखना है, सबका कलेक्शन लूंगा मैं। एनसीईआरटी भी होगा, एडवांस बुक्स भी होंगे, सबका कलेक्शन लेके हम आपको क्लास में नोट्स भी बनवाएंगे और एक एक पहलुओं, एक एक बिंदुओं पर समझाते हुए कॉन्सेप्ट के संग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।